सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञानविज। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके जैन 2024 में आने वाले साइंस के क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने मैथ्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो देखिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दैट इज साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट्स। सो इसका मतलब, कहने का मतलब है, जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, सो उसमें डिफरेंट वाइब्रेटिंग पार्ट्स होते हैं, है ना। सो इन अ डैश the sound is produced by stretched strings. In a dash is stretched membrane that vibrates, and in a dash the vibrating part that produces sound is the air column. So सबसे पहले तो फर्स्ट डैश के लिए आपको x दिया हुआ है, सेकंड के लिए y दिया हुआ है, एंड थर्ड के लिए क्या दिया हुआ है, z। आपको तीन फिलअप्स दिए हुए हैं। तीनों फर्स्ट वाले फिलअप के लिए आपको बोला हुआ है कि जो x है उसके अंदर क्या है, वाइब्रेटिंग पार्ट क्या है, स्ट्रेच्ड स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स। सो स्ट्रिंग्स किस किस में होती हैं, एक तो आपके सितार में भी स्ट्रिंग्स होती हैं, दूसरा आपके गिटार में भी स्ट्रिंग्स होती है ना। सो एक्स की वैल्यू सितार भी आ सकती है एंड क्या भी आ सकती है, गिटार भी आ सकती है। नंबर टू, वाई के लिए क्या बोला गया है, वाई इट इज द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, लाइक एक तरह से एक शीट जिसको पूरा खींच के इंस्ट्रूमेंट में फिट कर रखा हो। सो आपका वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन में क्या क्या आ सकता है, लाइक तबला आ सकता है, ठीक है। दूसरा आपका तबला ही आ सकता है इसके अंदर, क्योंकि हारमोनियम के अंदर भी आपके स्ट्रेच मेम्ब्रेन नहीं होती है ना। वहां पे आपके पास बटन्स होते हैं, दैट सो वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसके अंदर आपका तबला आएगा और दूसरा कोई नहीं आएगा। एंड थर्ड के लिए क्या दे रखा है, द वाइब्रेटिंग पार्ट दैट प्रोड्यूसेस साउंड इन द एयर कोलम, है ना। हमें बताना है वो पार्ट जो एयर कोलम से, जिसमें हम जैसे हम बोलते हैं हवा के साथ, जिसको हवा के साथ हम प्ले कर सकते हैं, है ना, जिसके अंदर एयर कॉलम्स होते हैं और वो करता है। तो यहाँ पे हमें ढोलक दिया हुआ है, तो ढोलक तो इसका ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज जेट ढोलक नहीं हो सकता। माउथ ऑर्गन हो सकता है ना। दूसरा पियानो, पियानो भी नहीं हो सकता। शहनाई हो सकती है, एंड आई थिंक पियानो हो सकता है। पियानो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम पकड़ के बजाते हैं, है ना। सो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसके, अब हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला सितार, सितार आ सकता है। दूसरे के अंदर हारमोनियम, हारमोनियम नहीं आ सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन होंगे। फर्स्ट के अंदर ढोलक, ढोलक नहीं आ सकती, बिकॉज एक्स क्या होगा, जिसके अंदर स्ट्रिंग्स होंगे। थर्ड इज गिटार, तबला एंड शहनाई, जो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट। यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक तारा, वोयलन एंड पियानो। जो वोयलन होता है आपका, वो एक तरह से स्ट्रेच मेम्ब्रेन नहीं है, सो ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। आपको पहले से ही उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने बताने हैं नीचे ऑप्शन में से, कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे कम कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स के द्वारा कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कॉपर, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, जिंक, आयरन एंड मैग्नीज। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, बिकॉज जिंक, आयरन एंड मैग्नीज ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं आपके जो प्लांट्स बहुत कम अमाउंट में यूज करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दूसरा जो आपके पास होता है वो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास वो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट वाले जो होंगे, वो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक नाइट्रोजन, फोस्फोरस, और क्या हो सकते हैं आपके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और क्या क्या हो सकते हैं, सल्फर। ये सब क्या है आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाएगा, जिंक, आयरन, मैग्नीज। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 63 में, द स्टार्स इन द नाइट स्काई अपीयर टू मूव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो फर्स्ट एजर्शन ए में बोला गया है कि जो हमें स्टार्स होते हैं वो कहां से कहां मूव करते हुए नजर आते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। एंड रीजन इसका क्या दिया हुआ है कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है।
ठीक है, अगर आपको स्टार्स भी नहीं पता तो ये तो आपको पता होगा कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सो सन की जो पोजीशन हो गई वो क्या हो गई, ईस्ट टू वेस्ट। दैट मीन्स हमारी अर्थ कहां से कहां रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। अगर हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है तो हमें स्टार्स किस डायरेक्शन में दिखेंगे, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में दिखेंगे। ठीक है, हमें पता है कि सन भी हमारा क्या होता है, एक तरह का स्टार ही होता है। तो ये क्या है, ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question you have given which of the following statement regarding rusting of iron are true। आपको बताना है कि rusting of iron के रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ना। तो यहाँ पे आपके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। लाइक सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है इट इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन, है ना। सो हमें पता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जब आयरन किसके एक्सपोजर में आ जाता है, ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आ जाता है, तब उस पर क्या लग जाती है, ब्राउन कलर की एक रस्ट डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, एक सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है जिसको क्या बोला जाता है, रस्ट बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यस इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब आप उससे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है इन विच हीट इज इवोल्व्ड, जिसमें से हीट निकलती है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब कईयों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जंग लगने से, रस्ट लगने से उसमें से हीट तो नहीं निकलती। हीट निकलती है लेकिन बहुत कम अमाउंट में निकलती है और ये एक बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है जो हमें नजर नहीं आता। सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट ऑप्शन इज इट कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर, यस इट कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे भी हो सकती है। इट इज एन रिवर्सिबल रिएक्शन, नो इट इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर एक बार रस्ट बन गई तो आप उसको वापस किस में चेंज नहीं कर सकते, आयरन में चेंज नहीं कर सकते। सो इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ए बी सी आर द करेक्ट आंसर्स। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है मैच द सब्सटेंसेस इन कॉलम ए विद देयर केमिकल्स नेम इन कॉलम बी। सो एक साइड पे आपको कॉमन नेम दे रखे हैं, ये जो ए कॉलम ए साइड पे आपको दे रखे हैं, दिस इज आर योर कॉमन नेम है, और ये क्या दे रखे हैं आपको, इनके साइंटिफिक नेम। कौन से नेम दे रखे हैं इनके, साइंटिफिक नेम बोल सकते हो, केमिकल नेम बोल सकते हो आप। तो सबसे पहले आपको स्लेट लाइन का बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना चाहिए। लाइक आपको हमारे हम सबके साथ ऐसा हो जाता है कि हमें सारे का नहीं पता होगा केमिकल नेम। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे वो ढूंढ लेंगे, सब्सटेंसेस ढूंढ लेंगे इनके अंदर जिनका हमें केमिकल नेम पता होगा। लाइक यहाँ पे देखते हैं स्लेट लाइन, अगर आपने पढ़ रखा है तो स्लेट लाइन का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप देखिए यहाँ पे कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे। तो ए का क्या ऑप्शन बैठ रहा है, 4th। अब इसमें ऐसा ऑप्शन देखिए जिसके अंदर ए का आंसर क्या हो, 4th हो। सो यहाँ पे सिर्फ आई थिंक 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं, एक तो ये ऑप्शन जिसका आंसर ए का 4th है एंड लास्ट। क्लियर। अब हम बी की तरफ बढ़ते हैं। बी, टेबल सोल्ट। टेबल सोल्ट क्या होता है, जो हम अपने घरों में खाते हैं, है ना, जिसको कॉमन सोल्ट भी बोलते हैं। तो कॉमन सोल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ऑलराइट, तो सोडियम क्लोराइड के लिए आपको ऑप्शन ढूंढना है। सो बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सोडियम क्लोराइड कहाँ लिखा है, ये बी के लिए क्या हो जाएगा, 6th हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या इसमें बी का 6th है या इसमें बी का 6th है, तो फर्स्ट वाले में बी का 6th है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1। बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको सबके केमिकल नेम्स बता देता हूँ कि सबका केमिकल नेम क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, स्लेट लाइम। स्लेट लाइम का क्या हो जाएगा आपका, मैच कर सकते हो, किससे मैच करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। देन टेबल सोल्ट का क्या हो जाएगा आपका, सोडियम क्लोराइड। देन कम्स लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का क्या हो जाता है आपका, CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ नजर आ रहा है आपको,
बिल्कुल इसके सामने, राइट। देन इज कोस्टिक सोडा। कोस्टिक सोडा का क्या हो जाएगा आपका NaOH, क्या हो जाएगा NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाता है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ होगा, ये रहा बिल्कुल सामने, सॉरी ये रहा नीचे। एक सेकेंड, हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई। मैंने जब आपको लिखवाया था स्लेक्ट लाइम का, स्लेक्ट लाइम का एक्चुअल में मैंने यहाँ पे आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखवाया था, मैंने मैच गलत कर दिया ना। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ये 4th नंबर पे आएगा, टेबल सोल्ट नीचे आएगा आपका, एंड लाइमस्टोन बिल्कुल सामने आएगा। कोस्टिक सोडा कहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5th। क्विक लाइम क्या आएगा, यहाँ पे भी मैच कर लेना, डी का क्या आएगा 5th आएगा। ठीक है, क्विक लाइम का क्या होता है आपका क्विक लाइम, क्विक लाइम होगा आपका CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ढूंढ लीजिए, उसको मैच करा दीजिए। और लास्ट क्या बचा आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, राइट, Na2CO3। दिस इज योर the chemical names for the given substances। clear। now moving on to the next question। आपको क्या दे रखा है, identify the correct statement। आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है a fact is an observation that has repeatedly been found to be true over the time। कहता है कि फैक्ट क्या होता है, जो एक तरह की ऑब्जर्वेशन है जो रिपीटेडली फाउंड करते हैं, वो जो सही होती है टाइम टू टाइम। ये बात बिल्कुल सही है, जो फैक्ट होता है वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, लेकिन उसको टाइम टू टाइम चेक किया जाता है और वो ट्रू होती है। नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है, लो इज अ थ्योरी। लो इज अ थ्योरी दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। तो सबसे पहले तो लो और थ्योरी दोनों अलग अलग चीजें हैं। लो कहता है व्हाट हैपन्स, क्या हुआ, है ना। लो बताता है व्हाट हैपन्स एंड थ्योरी बताती है व्हाई हैपन्स। सो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। सो डिफरेंट चीजों के लिए आप इनको इंक्लूड नहीं कर सकते, है ना। लो को थ्योरी के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। दिस इज द रॉन्ग आंसर। सो ओनली ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67th। When a negatively charged rod is brought near the uncharged telescope, जब एक नेगेटिवली चार्ज रोड को अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आ जाता है, तो उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने नोट करी हुई हैं। लाइक ऑब्जर्वेशंस भी नहीं बोले हैं, कुछ स्टेटमेंट्स इन्होंने हमें दी हुई हैं। लाइक इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फर्दर अपार्ट, जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो थोड़ा दूर चला जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है बोथ द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर सिमिलर चार्ज, दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा सिमिलर चार्ज आ जाएगा। द नेगेटिवली चार्ज्ड पास ऑन टू द इलेक्ट्रोस्कोप कॉजिंग इट टू लीव्स टू मूव फर्दर अपार्ट। तो हमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। 3 स्टेटमेंट में से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन है एंड कौन सी स्टेटमेंट हमारी क्या है इन्फ्रेंस है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जर्वेशन होता क्या है। ऑब्जर्वेशन होता है आपका चीजों को देखना, है ना, नोटिस करना, चीजों को नोटिस करना। एंड इन्फ्रेंस क्या होता है, ये एक तरह का आपका गैस है, इसको हम क्या बोलते हैं गैस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो होती है वो आपके सेंसेस के बेस पे होते हैं, लाइक 5 सेंसेस, देखना, सुनना, सूंघना, इन इन सेंसेस के बेस पे ऑब्जर्वेशन नोट की जाती है। और इन्फ्रेंस क्या होता है, ये लॉजिक पे बेस्ड होती है टोटली। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन है एंड कौन सी स्टेटमेंट क्या है इन्फ्रेंस है। तो सबसे पहली देखो, एंड द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फर्दर अपार्ट। जो इलेक्ट्रोस्कोप था, जब हम आयरन की सॉरी हम एक नेगेटिवली चार्ज रोड को किसी इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर गए तो वो इससे दूर चला गया, है ना। अब ये दूर गया है तो ये हमें क्या होगा, हम इसको नोट करेंगे, हमें दिखेगा। तो ये किसके अंदर आएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ऑब्जर्वेशन के अंदर आएगी, है ना। वो आप आंखों से देख पाओगे ना। और अभी अभी मैंने बताया कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जो हम सेंसेस से नोट कर पाए। So next statement, both the electroscope leaves acquire similar charge। कहता है कि इलेक्ट्रोस्कोप और नेगेटिवली चार्ज दोनों के पास क्या हो जाएगा, सेम चार्ज हो जाएगा। अब दोनों के पास सेम चार्ज हो जाएगा, वो कैसे नोट करेंगे,
वो तो हम आंखों से नहीं देख सकते, वो सिर्फ हमें एक्सपेरिमेंटली दिखेगा। जब वो दूर जाएगा तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि शायद इन दोनों पे क्या आया होगा, नेगेटिवली चार्ज आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा गैस था, दैट वाई इट इज अ inference. Now the last, the negatively charged pass on to the electroscope causing its leaves to move further apart. वही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पे पास हुआ तो हमें ये तो दिखेगा नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, जो आयरन की रोड थी उससे, या ये नेगेटिवली चार्ज रोड थी, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप था उससे क्या चला गया, दूर चला गया थोड़ा सा, उसने इसको रिपेल कर दिया। तो हमारी ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, हमारा गैस है कि दोनों के पास शायद नेगेटिव चार्ज आया होगा, तभी यहां से इनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन हुई, और रिपल्शन हुई तो दैट मींस इट इज एन इन्फ्रेंस, बिकॉज ये लॉजिक पे बेस्ड है, नॉट ऑन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हमने नोटिस तो किया लेकिन गैस किया कि शायद दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, जिस वजह से इलेक्ट्रोस्कोप उससे दूर चला गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी ये पूछ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। सो क्वेश्चन नंबर 68 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। आपको बताना है कि कौन सी गैसेस एसिड रेन के साथ एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एसिड रेन होता क्या है, वैसे तो हम रेन बोलते हैं सिंपल, एसिड रेन होता है जब वाटर के साथ कुछ हार्मफुल गैसेस मिल जाती हैं, ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। ठीक है, उस एसिड के साथ मिलकर रेन नीचे आती है तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो आपने बताना है कि कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है। क्या नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है, नो, नाइट्रोजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर, बिकॉज हमें पता है कि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, अगर ऐसा होता तो हम सब जल के मर गए होते अब तक। ऑक्सीजन तो हमारा हम ब्रीथ ही करते हैं, ओजोन हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से, आपको पता होना चाहिए ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड भी वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड। सो दीज आर द टू gases which are responsible for the acid rain. So D and E are the option number 4 is the correct answer. Now moving on to the next question. So हमारा जो next question है वो क्या है, which of the following is not an inductive of the hypothesizing skill. Formulating question which lead to inquiry. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि hypothesizing skills क्या होती हैं, hypothesizing skills। हाइपोथेसिस स्किल्स आपकी वो स्किल्स हैं जिसके अंदर आप कुछ स्टेटमेंट्स राइज करते हो, लाइक अपनी तरफ से आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ कंक्लूजन्स हैं आपके पास, तब आप उनके आंसर्स करते हो, है ना। तो इसके अंदर कहते हैं कि फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस व्हिच लीड टू इंक्वायरी। जब आप आंसर कर रहे हो तो शायद आपसे किसी ने क्वेश्चंस पूछे होंगे, तभी आप उन क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हो, सो इट इज नेसेसरी। तो ये इंडिकेटिव नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज अटेम्प्टिंग, मतलब इट इज इंडिकेटिव, है ना, अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ सम प्रिंसिपल्स यूजिंग सेंसेस टू गैदर इंफॉर्मेशन। कहते हैं सबसे पहले सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस और रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ सम प्रिंसिपल्स। जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आप कुछ प्रिंसिपल्स को रिलेट करना चाहोगे, ऑब्जर्वेशंस को रिलेट करोगे प्रिंसिपल्स के साथ, सो दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिव, हमें नॉट इंडिकेटिव बताना है ना। ऑप्शन नंबर 3 यूजिंग द सेंसेस टू गैदर इंफॉर्मेशन, अगर हम यूज कर रहे हैं तो दिस इज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन आंसर करने से, हाइपोथेसिस करने से पहले की जाती है, सो दिस इज नॉट इंडिकेटिव। आइडेंटिफाई वेरिएबल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। वेरिएबल्स आपको पता होना चाहिए, दो तरह के वेरिएबल्स हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएगा एंड इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो सारे वेरिएबल्स आपको एक्सपेरिमेंट के पता होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, हाइपोथेसिस कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, दैट मींस नॉट इंडिकेटिव। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। कहता है कि जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज नॉन मेटल्स कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की और शेयर करने की होती है ना। जब नॉन मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करना है ना, तो इसको, इस H2 को रिमूव करना पड़ेगा।
है ना, या फिर इस ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा। सो इतनी कैपेसिटी मेटल्स, नॉन मेटल्स नहीं अप्लाई करते हैं, दैट्स वाई नॉन मेटल्स कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कई नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं, लाइक फॉस्फोरस है आपका, उसको वाटर में ही स्टोर किया जाता है, वो पानी के अंदर रखा जाता है उसको, बिकॉज वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये एयर के साथ बड़ी वैग्रेसली रिएक्ट कर जाता है, और एयर के साथ इतना जल्दी रिएक्ट करने की वजह से इसको किसमें स्टोर किया जाता है, पानी में स्टोर किया जाता है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड विद द सेम रीजन, नॉन मेटल्स एसिड के साथ भी जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज नॉन मेटल्स कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करना चाहते, ये जस्ट या तो शेयर करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। ये बेसिकली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है, इनकी टेकिंग इन कैपेसिटी ज्यादा होती है, ये ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स लेकिन कभी भी नहीं देते। तो ऑप्शन ए एंड बी, सो थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज अ बॉल इज थ्रोन अप इन द एयर, इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट एंड देन रिटर्न्स टू द थ्रोअर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव द सेम वैल्यू ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। कहते हैं कि हमने एक बॉल को हवा में ऊपर की तरफ फेंका, वो एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई, उसके बाद वो वापस थ्रोअर के पास आई, तो कौन सी क्वांटिटी जो होगी जिसकी सेम वैल्यू होगी अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में। तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन आपकी सेम रहेगी ऊपर जाते हुए भी एंड नीचे आते हुए भी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी रहेगी आपकी ऊपर की तरफ नेगेटिव रहेगा, नीचे की तरफ पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन की वजह से, वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर की तरफ और पोजीशन पे डिपेंड कर रही है और नीचे की तरफ भी पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, सो ये भी सेम नहीं रहेगी। वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करने की वजह से ये भी चेंज हो जाएगा आपका वर्क डन। ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज द ओनली क्वांटिटी दैट रिमेन सेम, अपवर्ड मूवमेंट में भी एंड डाउनवर्ड मोशन के अंदर भी ये सेम रहेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी हैज अ लीनियर मोमेंटम, अ बॉडी हैज अ लीनियर मोमेंटम, बॉडी का मोमेंटम कितना दे रखा है, p दे रखा है, लीनियर मोमेंटम कितना दे रखा है, p, एंड मास कितना दे रखा है, m। तो आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, सो यहां से अगर हम सबसे पहले तो आपको लीनियर मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लीनियर मोमेंटम एम वी के फॉर्म में क्या होता है, p इक्वल्स टू एम वी। सो अगर हम स्क्वेयरिंग कर दे बोथ साइड तो क्या बन जाएगा, p एम वी स्क्वायर। सो यहाँ पे भी अगर हम इसको m से मल्टीप्लाई कर दें और m से ही डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा। सो m स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, p का स्क्वायर यूज कर सकते हैं, हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2m, दिस इज द राइट आंसर। ऑलराइट, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर एंड वी नो द लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, हमने दोनों स्क्वेयरिंग करा तो ये बन गई क्वांटिटी। यहाँ पे हमने एक एम को मल्टीप्लाई करवा दिया, एक एम से डिवाइड करवा दिया, तो ये सेम पोजीशन इसने सेम इसने पोजीशन ले ली या सेम वैल्यू एम स्क्वायर वी स्क्वायर ले ली, जिसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पी स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, दिस इज द थर्ड ऑप्शन इज टेक। दूसरी एनर्जी आपके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, यहाँ पे एम क्या है मास, जी क्या है ग्रेविटी एंड एच क्या हो जाता है आपकी हाइट हो जाती है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following is the most suitable strategy for introducing the students to the concept of chemical reaction at the upper primary level। कहते हैं कि कौन सा कंसेप्ट, कौन सी स्ट्रेटेजी आप यूज करोगे केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए अपर प्राइमरी लेवल में। तो सबसे पहले यहाँ देखो क्या दे रखा है, एक्सप्लेन द कोर कंसेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन। ये आई थिंक 9, 10th, 11, 12th के बच्चों के लिए है, अपर प्राइमरी लेवल पे ये स्ट्रेटेजी आप यूज नहीं कर सकते, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। राइट द केमिकल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, दिस इज नॉट द वे। डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल, ये हो सकता है, लेकिन एक बार फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। होल्ड अ डिस्कशन ऑन केमिकल रिएक्शन विच स्टूडेंट्स आर लाइकली टू हैव ऑब्जर्व्ड इन देयर लाइव्स। कहता है कि उस पर डिस्कशन रखो केमिकल रिएक्शंस पे जो स्टूडेंट अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, लाइक मिल्क टू कर्ड, मिल्क का कर्ड में चेंज होना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एश ऑन बर्निंग, इस टाइप के आप रिएक्शंस दिखा सकते हो स्टूडेंट्स को। सो डिस्कशन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी एट द अपर प्राइमरी लेवल। और ज्यादातर अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं, सो आपने ऐसे मेथड को चूज करना है जिसके अंदर डिस्कशन हो, बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, यहाँ से बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी। जब आप डिस्कशन रखेंगे उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी, उनका जो डेवलपमेंट है माइंड का, सोचने का मेथड डेवलप होगा।
ठीक है। और एनईपी भी यही कहती है कि आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवानी है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के अंदर जो बच्चों का माइंड है वो अलग तरीके से सोचता है, ठीक है। सो आपको इस टाइप के ऑप्शंस ढूंढने हैं जिसके अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाए या कुछ ऐसा क्यूरियोसिटी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात की जाए, जैसे यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन की बात की गई, ठीक है। वैसे तो देखो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, आपने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन दी, एग्जांपल्स दिए, लेकिन हमें मेन फोकस उसके ऊपर रखना है जिसके ऊपर जहां पर डिस्कशन की बात की जाए, लाइक बच्चों की डेवलपमेंट की बात की जाए। ऑलराइट, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 74 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ एनिमल्स इन विच द शो द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब स्पर्म एग के साथ मिलके एग को फर्टिलाइज करते हैं, है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। सो हमें बताना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये प्रोसेस कहां होना चाहिए? बॉडी से बाहर, आउट ऑफ द बॉडी। सो ये प्रोसेस आउट ऑफ द बॉडी होगा तब इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के ज्यादातर ये कहां पे होता है? एक्वेटिक कंडीशंस में, ठीक है, क्योंकि मेल ऑर्गेनिज्म है वो स्पर्म रिलीज करता है, तो स्पर्म को फ्लोट करके जाने के लिए भी एक मीडियम चाहिए जो एक्वेटिक कंडीशंस प्रोवाइड करती है ना। तो यहाँ पे हैंस जो है वो एक्वेटिक कंडीशंस में नहीं होती, यहाँ पे लिजर्ड्स एक्वेटिक कंडीशंस में नहीं होती, बटरफ्लाइज एक्वेटिक में। सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फ्रॉग्स, फिश एंड स्टारफिश। दीज थ्री एंड सेट ऑफ एनिमल्स शोज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पे आपको कुछ टेस्ट आइटम्स दिए हुए हैं एंड आपको मैच करना है। यूनिट ऑफ फोर्स के साथ क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। सिंबल ऑफ आयरन क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। इस तरह से आप सारे आंसर्स को मैच कर लोगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन कुछ और है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन दैट कैन बी जस्टिफाई द टर्म इज पुअरली कंस्ट्रक्टेड। कहते क्या रीजन नहीं हो सकता? अब ये सब पुअरली ऑर्गेनाइज कर रखे हैं, सो क्या क्या रीजन हो सकते हैं पुअरली के लिए? फॉर एन एंटायर कॉलम ए देयर इज अ सेट ऑफ द मोस्ट टू प्लॉसिबल एंट्रीज इन द कॉलम बी। ये तो सबसे अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, बिकॉज अगर दो दो ऑप्शंस हो जाएंगे कॉलम बी के अंदर तो हमें आंसर फाइंड आउट करने में बड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1। यही एक रीजन नहीं है, नॉट अ रीजन, ये रीजन नहीं है कि हमने आइटम्स को पुअरली क्या कर रखा है? कंस्ट्रक्ट कर रखा है। नीचे वाले में देख लेते हैं, देयर आर अनइक्वल एंट्रीज इन द कॉलम ए एंड बी। सो ये रीजन है पुअर स्ट्रक्चर का, बिकॉज अनइक्वल दे रखे हैं, आपको इक्वल देने चाहिए। द मैचिंग पेयर्स कैन इजिली गैस, अगर इजिली गैस हो जाएंगे तो दैट इज पुअर स्ट्रक्चर। देयर इज इनकंसिस्टेंसी अमंग एंट्रीज। इनकंसिस्टेंसी आप देखो यहाँ पे, सबसे पहले आपको फिजिक्स का पूछा गया, है ना, देन केमिस्ट्री का, देन अगेन केमिस्ट्री का, देन अगेन फिजिक्स का, देन केमिस्ट्री का, देन फिजिक्स का। तो इस टाइप से इनकंसिस्टेंसी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज द पुअर स्ट्रक्चर, ऑलराइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 76। 76 क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? ड्राई आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ड्राइड रेजिन्स व्हेन लेफ्ट इन द प्लेन वाटर फॉर सम टाइम स्वेल्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, द assertion इज ट्रू। ऑस्मोसिस क्या होता है? जब हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ वाटर क्या करना स्टार्ट कर देता है? मूव कर देता है। अब जैसे ही आपने रेजिन्स को, दाखों को पानी के अंदर रखा तो सारा पानी दाखों के अंदर भर जाएगा, है ना, तो ये ऑस्मोसिस हो जाएगा। रीजन क्या दे रखा है? प्लांट सेल्स हैव अ सिलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन। यस, प्लांट सेल्स के पास क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये वो मेम्ब्रेन होती है जो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को ही अलाउ करती है टू गेट इनसाइड द सेल, है ना। सो A is true, also R is true and R is the correct explanation of A, because जो osmosis है वो membrane के थ्रू ही होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 77। Which of the following would be the most suitable strategy to introduce the topic deficiency disease at upper primary level? कहते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा अपर प्राइमरी लेवल पे, कौन सी अच्छी स्ट्रेटेजी होगी? तो यहाँ पे प्रोवाइड अ डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट एंड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डेफिशिएंसी। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अरेंज फॉर अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर्टेनेंट टू डेफिशिएंसी डिसीज एंड होल्ड अ डिस्कशन अराउंड इट।
ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, लिस्ट द वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड द फंक्शन दे परफॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी, दिस इज नॉट द ऑप्शन। ऑलरेडी डिस्कशन ऑन द कॉमन ह्यूमन डिसीज। तो देखो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पे भी डिस्कशन की बात की गई है, यहाँ पे भी डिस्कशन की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप आगे लेके जाया गया है, लाइक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके आना जो डेफिशिएंसी डिसीज से रिलेटेड हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ next question is question number 78. Which of the following best explains the statement science promotes suscepticism? What do you mean by suscepticism? suscepticism होता क्या है? suscepticism होता है क्वेश्चंस पूछना, कब तक पूछना, जब तक आपको एक वैलिड रीजन ना मिल जाए, है ना, वैलिड लॉजिक ना मिल जाए या रीजन ना मिल जाए उस चीज के पीछे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल एविडेंस। साइंटिस्ट जज करते हैं, ये ऑप्शन हो सकता है। साइंटिफिक इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर, नो दे आर नॉट इंडक्टिव इन नेचर। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, नोन टू अननोन, दे आर नॉट इंडक्टिव इन नेचर। ठीक है, साइंटिस्ट डू नॉट ट्रस्ट द फीलिंग ऑफ अदर साइंटिस्ट, दे ट्रस्ट द फाइंडिंग्स ऑफ अदर साइंटिस्ट, वो ट्रस्ट करते हैं और उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, है ना। साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू मॉडिफाई देयर आइडियाज, ओपन माइंडेड तो होते हैं लेकिन ससेप्टिज्म के कंसेप्ट में यहाँ पे जो ओपन माइंडेड का कंसेप्ट है वहाँ यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स ऑफ मास 500 ग्राम इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, एक टेबल है जिसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है और उसका जो वेट है वो कितना लगा हुआ है, 500 ग्राम। ठीक है, और हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, नो दिस इज रॉन्ग बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है एंड अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? चलो एक बार इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, नेक्स्ट एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन द इन द अपवर्ड डायरेक्शन, नो अपवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स नहीं लग रहा, 5 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास यहाँ ग्राम में दिया हुआ है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में, एक्सेलरेशन दी हुई है आपको 10, तो 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगी और ये 10 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 5 न्यूटन। नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन। और हमें पता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन, तो टेबल इसके ऊपर क्या लगा रहा है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, तो इसके ऊपर पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं जिस वजह से ये रुका हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, you have given x is a device, x is a device दे रखा है which is used to see around corners and is based on the principle of y। तो आपको बताना है x और y क्या है। क्या वो टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्शन होगा? टेलीस्कोप कॉर्नर्स देखने के लिए यूज नहीं होता। नेक्स्ट इज कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप भी यूज नहीं होता कॉर्नर्स देखने के लिए। और अगर आप कैलिडोस्कोप की बात करें तो वो रिफ्लेक्शन पे होता है, रिफ्रैक्शन पे नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट ऑल्सो राइट। पेरिस्कोप एंड रिफ्लेक्शन, इस ऑप्शन को एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज पेरिस्कोप एंड डिस्पर्सन, डिस्पर्सन भी इसका बेस नहीं है, डिस्पर्सन के अंदर लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्पर्स होती है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आपका जो पेरिस्कोप है वो यूज किया जाता है टू सी द कॉर्नर्स, और इसके अंदर यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, यहाँ से आप देखोगे लाइट रिफ्लेक्ट करेगी इस टाइप से, तो ये रिफ्लेक्शन के बेस पे होगा। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, पेरिस्कोप, एंड सेकंड आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। Right, now next is x and y are thick black liquids which can be used to metalling the rods, x is derived from the petroleum and y is derived from the coal। so आपको बताना है x and y क्या होंगे। x और y, जो x है आपका वो किस लिए यूज होता है, मेटलिंग द रोड्स, रोड्स को मेटल करने के लिए। सो बिट्यूमन यूज होता है क्या करने के लिए, रोड्स को मेटल करने के लिए। एंड दूसरा कोल ही ड्राइव किया जाता है, सॉरी कोल तार ही ड्राइव किया जाता है कोल से। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Now next question, question number 82, which of the following is not desirable with respect to carrying out a classroom demonstration। कहता है कि क्या required या desirable नहीं है। सबसे पहले क्या दे रखा है, rehearse the demonstration before carrying out in the class। so this is desirable because जब आप रिहर्सल कर कर जाएंगे तो डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन इज emphasize beforehand the linkages that students are required to make। इस पे इसका मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट्स को आउटपुट या लास्ट का कंक्लूजन पहले दे देना, कंसेप्ट करवाने से पहले। सो दिस इज नॉट
डिजायरेबल। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है, लेकिन ये डिजायरेबल नहीं होता। सप्लीमेंट द डेमोस्ट्रेशन विद एक्सप्लेनेशन, ये सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करवाना, लाइक अदर जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाना, दिस इज वेरी गुड इन क्लास डेमोस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज फॉलो अप डेमोस्ट्रेशन विद द डिस्कशन, क्लास डेमोस्ट्रेशन को फॉलो अप करना डिस्कशन के साथ साथ, दिस इज ऑल्सो नेसेसरी। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, बट नॉट डिजायरेबल इन क्लासरूम डेमोस्ट्रेशन बाय द टीचर, हमें यही बताना था। Next option is which of the following statements is correct? Fertilizers are richer in specific nutrients as compared to manure. Yes, fertilizers are rich in nutrients. क्योंकि मैन्योर के अंदर तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मिक्सचर मिलेगा न्यूट्रिएंट्स का, लेकिन फर्टिलाइजर्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, लाइक आपका सोइल से फॉस्फोरस गायब हो गया, या फिर कोई और न्यूट्रिएंट ऐसा था लाइक सल्फर, वो सोइल के अंदर नहीं है, तो आप उस स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स का फर्टिलाइजर लाके उनके अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फर्टिलाइजर एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, ये बल्कि फर्टिलाइजर्स वेरी हार्मफुल होते हैं हमारी क्रॉप्स के लिए, और जो फर्टिलाइजर्स हैं वो होल्डिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज फर्टिलाइजर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, दिस इज रॉन्ग, फर्टिलाइजर्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं ह्यूमस को, ठीक है। फर्टिलाइजर इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, इट क्रिएट्स पोल्यूशन इन द सोइल एज वेल एज इन द वाटर और ग्राउंड वाटर आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 84 यू हैव टू मैच द, इन कॉलम ए के अंदर आपको कुछ प्लांट्स के नाम दिए गए हैं, और आपको क्वेश्चन कॉलम नंबर बी के अंदर मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिए हुए हैं, और आपको बताना है, मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रोज, रोज किससे होता है आपका, रोज एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखो क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर हम स्टेम्स को कट कर कर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे लगा देते हैं, तो रोज सिमिलरली तरीके से ग्रो किया जाता है, जिसके अंदर स्टेम्स के जिसके अंदर रोज के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स या स्टेम्स को कट करके अलग अलग जगह पे ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज ईस्ट, ईस्ट में क्या होती है, बडिंग होती है आपकी, इसके अंदर क्या होती है, बडिंग। ये जो ईस्ट होती है इसके अंदर छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं। बडिंग क्या होती है, जब जैसे कि एक ईस्ट है, इसके अंदर एक छोटा सा इसका बेबी प्लांट हो जाएगा या बेबी बर्ड हो जाएगा, धीरे धीरे ये इससे क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और अलग अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। इस टाइप से आपका बर्डिंग होता है, और ये किसके अंदर फॉलो किया जाता है, ईस्ट के अंदर फॉलो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट केस क्या दे रखा है आपको, फर्न्स। फर्न्स जो होते हैं बेटा वो स्पोर फॉर्मेशन से स्पोर फॉर्मेशन होती है फर्न्स की। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर जैसे इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो स्प्रेड हो जाते हैं, दैट मींस स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज स्पाइरोजारा। स्पाइरोजारा के अंदर आपका क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। इसके अंदर जो एल्गी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट हो जाती है एंड नया पार्ट्स ग्रो कर जाती है। तो ऑप्शन ए के लिए क्या है आपके पास, ए के लिए है ऑप्शन नंबर 5, बी के लिए है ईस्ट के लिए हमारे पास बर्डिंग है, दैट इज फर्स्ट, दैट इज फिफ्थ। तो ए के लिए फिफ्थ, बी के लिए फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए के लिए फोर्थ, बी के लिए फर्स्ट, ए के लिए फोर्थ था ही नहीं, तो ए के लिए फिफ्थ, बी के लिए ऑप्शन नंबर 1 इज ओनली द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिसीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। आपको बताना है कि क्या रस्ट ऑफ व्हीट बैक्टीरिया से होता है, नहीं, रस्ट ऑफ व्हीट जो होता है वो किसकी वजह से होता है आपका, फंगस की वजह से। इस पे फंगस लग जाती है जिस वजह से रस्ट ऑफ व्हीट हो जाता है। सिट्रस टैंकर आपका बैक्टीरियम की वजह से होता है, दैट इज मींस बैक्टीरिया की वजह से। एंड जो येलो वीन मोसाइक ऑफ भिंडी होती है वो येलो वीन्स मोसाइक जिसको बोलते हैं, भिंडी की पीत शीरा क्रीमीर, मतलब ये एक तरह का डिसीज है जो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ओनली बी, ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग थ्री रेजिस्टेंस ऑफ 1/3 ओम। सो 1/3 ओम ये क्या होता है आपका, ओम का सिंबल है ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो रेजिस्टेंस दो तरह से कनेक्ट की जाती है, सीरीज में कनेक्ट की जाती है, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होती है वो कनेक्ट की जाती है। जो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट की जाती है उसका फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3, एंड इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सो जब हम उसको 1/3 ओम की रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे सीरीज में, तो हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगी। तो 1/3 + 1/3 + 1/3, that is 3/3, that is your 3/3 is 1, राइट। नेक्स्ट हम इसको जब कनेक्ट करेंगे, सो जो इसका आंसर है वो क्या आएगा आपका, दैट 1/3 1/3 1 of 1/3 + 1 of 1/3, हम इसको
पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा 3 + 3 + 3। एक्चुअली में 1/rp का फॉर्मूला होता है, 3 + 3 + 3 क्या जाएगा 9। सो rp की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1/9। सो ये मैक्सिमम आ गया, ये मिनिमम आ गया, दोनों का हमें क्या निकालना था डिफरेंस, 1 - 1/9 दैट इज 8/9। यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 87, तो उसके अंदर पूछ रखा है टीचर वाइल स्टडीइंग द चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस टू हर स्टूडेंट्स, अ सेलिंग बोट, स्विमिंग फिश एंड अ फ्लाइंग एरोप्लेन। शी देन आस्क्ड द स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द शेप ऑफ इमेज एंड मैनर ऑफ मूवमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक टू बी एम्प्लॉयड बाय द स्टूडेंट्स इन आंसरिंग। तो टीचर ने कुछ कंसेप्ट करवाया बॉडी मूवमेंट, जिसके अंदर टीचर ने उन्हें कुछ इमेजेस दिखाई, एक सेलिंग बोट दिखाई, स्विमिंग फिश दिखाई और एक फ्लाइंग एरोप्लेन दिखाया। देन टीचर्स ने स्टूडेंट से पूछा कि बताइए आपको शेप से क्या समझ में आया, ठीक है, और मूवमेंट कैसे हो रही है क्या समझ में आया। तो हमें बताना है कि टीचर क्या करना चाह रहा था, क्या स्टूडेंट्स के अंदर एम्प्लॉय करना चाह रहा था इन आंसरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्लासीफाइंग, बच्चे क्लासीफाई करना सीख जाएंगे चीज़ों को। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करेंगे तभी आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इंडक्टिव रीजनिंग, दिस इज नॉट द इंडक्टिव रीजनिंग बिकॉज इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम नॉन से अननोन की तरफ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट इज मेजरिंग, यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं की गई, तो दिस इज नॉट मेजरिंग। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे टीचर ने उन्हें क्लासीफाई किया था एंड बच्चों ने क्या किया, उसे ऑब्जर्व किया। सो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी आर द करेक्ट आंसर। Next is seed dispersal may be said to help the plants in all the following except। कहता है कि जो सीड डिस्पर्सल है वो प्लांट्स को क्या करने के लिए हेल्प करता है। सो ओवर क्राउडिंग, सीड डिस्पर्सल से ओवर क्राउडिंग हो जाती है, दिस इज द राइट आंसर। अवॉइडिंग कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स, क्या अवॉइड करना, ठीक है। एंड इन्वेड न्यू हैबिट्स, न्यू हैबिट्स लेके आना एंड प्रोड्यूस न्यू वैराइटीज। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट, न्यू वैराइटीज प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, सीड डिस्पर्सल नहीं किया जाता। बिकॉज सीड डिस्पर्सल क्या है, नई वैराइटीज नहीं होंगी सीड डिस्पर्सल से। सीड डिस्पर्सल से आपकी ओवर क्राउडिंग बचती है, कंपटीशन अवॉइड करते हैं ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एंड न्यू हैबिट्स डेवलप होती हैं प्लांट्स के अंदर, नई न्यू वैराइटीज नहीं डेवलप होती प्लांट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोस्ट सुटेबल रीजन बिहाइंड न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बीइंग रिगार्डेड एज एन एक्सीलेंट थ्योरी। इसके अंदर हमें बताया गया है कि न्यूटन्स की थ्योरी ग्रेविटेशन जो दी थी उसे एक्सीलेंट थ्योरी, या उसके पीछे का रीजन क्या है उसका एक्सीलेंट थ्योरी बुलाने का। इट इज लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय मेकिंग फ्यूअर assumption, it has been arrived at after through experimentation, it has been formulated using the precise language of mathematics, it has been developed over a long period of time। so option number 3 is the correct answer because जो न्यूटन्स ने ये थ्योरी दी थी वो एक सिंपल लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स के बेस पे दी थी। आपने पढ़ा होगा F = G m1m2/r²। सो ये एक तरह का मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के बेस पे न्यूटन ने इस थ्योरी को ड्राइव किया था। ऑलराइट, so option number 3 is the correct answer। Now moving on to the next question, question number 90, this is our final answer, sorry final question। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट इज रेयन इज सिंथेटिक फाइबर, नो, रेयन इज अ सेमी synthetic fiber, this is not a synthetic fiber, this is semi synthetic fiber। alright, next is rayon is made without using any natural raw material, this is also false because rayon जो बनता है वो wood pulp से बनता है। ठीक है, wood pulp में क्या होता है, सेलुलोज होता है आपका, उससे बनता है। so both are false, so option number 4 is the correct answer, both H1 and H2 are false। अगर हम सिंथेटिक की बात करें तो जो आपका फर्स्ट कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर था वो था नाइलॉन। नाइलॉन को फर्स्ट टाइम कोल, वाटर एंड एयर से बनाया गया था। दिस इज योर फुली सिंथेटिक। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो हैं साइंस के कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आप PYQs लगाइए बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक कंसेप्ट को, साइंस के कंसेप्ट को पढ़ सकें। ठीक है, सिलेबस वास्ट होता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर लगाते हैं
तो क्वेश्चन पेपर लगाने से आपके बहुत से जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वो ऑल मिक्सचर होता है और आपको साथ में समझ भी आता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। सो आज के लिए इतना ही। सो हमने आज 30 क्वेश्चन डिस्कस किए साइंस के और 30 पहले हमने डिस्कस किए थे मैथ्स के। सो हमारा ये जैन का 2024 का पेपर कंप्लीट हो चुका है मैथ्स एंड साइंस का। बाकी आप पेडागोजी के लिए मैंने आपको बताया था, आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश को भी अपनी पकड़ अच्छी रखिए, इसी के साथ आप इजीली 120 प्लस स्कोर आराम से कर पाएंगे, ठीक है। और आप अरिहंत की बुक परचेज कर सकते हैं अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बिकॉज इसके अंदर स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है ना। टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है इन क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि साइंस और मैथ्स हमारा बहुत सा टाइम खा जाते हैं, ठीक है। आपको अपनी कैलकुलेशन ऐसे चुटकियों में करके दिखानी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चंस जो हैं आपके सोल्व हो जाएंगे और पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाता है कि हम मैथ्स के क्वेश्चन ही सोल्व करते रह जाते हैं और इतना टाइम हो जाता है कि हिंदी और इंग्लिश पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, तो हम जल्दी जल्दी में फिर कुछ भी फिल कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। और साथ में ही नोटिफिकेशन आ चुकी है जो एच टेट का एग्ज़ाम जिन्होंने फिल किया होगा वो 13 एंड 14 जून को कंडक्ट होगा एच टेट का एग्ज़ाम। सो उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही क्वेश्चन ज़रूर लेके आऊँगा एच टेट के लिए भी। और साथ में हम एच टेट के मैथ्स के पीजीटी के क्वेश्चंस भी करेंगे कि उसके अंदर पीजीटी के क्वेश्चंस में क्या रहता है, कैसा कंसेप्ट रहता है, पी वाई क्यू ट्राई करेंगे, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस।